ओके, तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, यहाँ पर आई थिंक दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43 which we solved. I'll go for the next question, question number 44. क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं. Now before I go for question number 44, I would like you to explain, I would like to explain you the little basics, some basics of the convection, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. देखिए, जब हम बात करते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की, प्लीज हैव लुक एट दिस नाउ, प्लीज चेक हियर. आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग हियर. आपको कुछ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. नो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो हर एक तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है उसके लिए एक लॉ है. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, दिस इज नॉट गिविंग एनी लैगिंग इफेक्ट नाउ. मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, modes of heat transfer. So when I'm talking about the modes of heat transfer, there are three modes of heat transfer that we know, isn't it? There are three modes of heat transfer. So let's talk about these three modes here now. So there are three modes of heat transfer. The first one is conduction, दूसरा है convection और तीसरा है radiation. इसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ. इसके बारे में मैंने कुछ बताया तो ऑलरेडी है. उसी चीज को मैं आगे लेके जाऊंगा अभी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट these three modes of heat transfer. सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग लॉज जो है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. सो पहला है कंडक्शन. कंडक्शन के लिए विच लॉ इज गवर्निंग द कंडक्शन. दूसरा है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन. और तीसरा है रेडिएशन, रेडिएशन. ठीक है. तो कंडक्शन इज गवर्न बाय फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. जो लॉ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. फूरियर्स लॉ. फूरियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. ठीक है. दूसरा जो लॉ है कन्वेक्शन का वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. और रेडिएशन के लिए देर आर मोर देन वन लॉ, लेकिन द बेसिक मेन लॉ जो है उसका स्टीफन, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. ये तीनों लॉज क्या है और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या है वो अभी हमें देखने पड़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी दिस वन बाय वन. मैं उसका इक्वेशन आपको बता दूंगा उस हर एक लॉ का. तो दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो, rate of heat flow is directly proportional to the area of cross section, is directly proportional to temperature difference and inversely proportional to the length. ऐसा है, सिंपल है. इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर ये है एक रॉड जहां पर दिस इज द टेम्परेचर 1 विच इज द हायर टेम्परेचर and this is temperature 2 which is the lower temperature. एंड ये जो है इसका जो व्हाट यू से इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर उसकी बात करूं मैं, इफ आई टॉक अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो लेट्स से दैट दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया.
अगर ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अगर ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो दिस इज डायरेक्टली, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा हीट फ्लो अच्छे से होगा यहाँ पे। लेट अस से द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम, यहाँ से हीट कुछ इस तरह का फ्लो हो रहा है समझो, क्यों। तो जो लॉ जो हमने कल ही देखा है एक्चुअली, इट इज रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब क्या भाई, मतलब है डायरेक्ट क्यू अपॉन टी। अगर वो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट फ्लो बोलते तो ये टी जो है वो उधर चला जाता, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू टी वन माइनस टी टू अपॉन लेंथ। इस लेंथ को मैं एक्स भी बोल सकता हूँ, एल भी बोल सकता हूँ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कूलिंग का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय कन्वेक्शन। कंडक्शन का एग्जांपल ये दिया, कन्वेक्शन का मैंने आपको एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, जो कन्वेक्शन का जो एग्जांपल है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया गया है। कन्वेक्शन का एग्जांपल यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हियर, या हियर वाटर इज बॉइलिंग। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों चीजें बताई थी, एक्सप्लेन करी थी, लेकिन उसके लॉज जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर द कन्वेक्शन इज टेकिंग प्लेस कहाँ पे, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, एंड इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स, गैसेस, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड गैस इंटरफेस, लिक्विड गैस इंटरफेस, यहाँ पर वो होता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि कन्वेक्शन जो है उसका, तो लॉ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। The law is called as Newton's law of cooling. And what does it say? It says that the amount of heat flow is Newton's law of cooling. Rate of loss of heat is directly proportional to the rate of loss of heat. Suppose a hot body is kept there, so उसका जो rate of heat loss है, rate of heat loss is directly proportional to the temperature difference between the body and surroundings. Temperature difference. समझे क्या? So that is nothing but it is Q upon T. Rate और जब होता है it is with respect to time is equal to some constant of proportionality. Some constant of proportionality, it is equal to, it is K into T1 minus T2. T1 minus T2. That's it. So this is Newton's law of cooling. ये जो Q है, this Q can be written as mass into specific heat into the temperature difference, that is T1 minus T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय T। अब देखिए, ये अगर बॉडी है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू हियर अ बिट मोर, कि अगर ये एक बॉडी है, दिस बॉडी इज इनिशियली एट टेम्परेचर T1, बाद में इसका टेम्परेचर गिरता हुआ जाएगा, इट विल बिकम T2, एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज T0. T0 is the surrounding temperature, please remember, T0 is the surrounding temperature. तो यहाँ पर मुझे temperature difference of this body, so what will be the average temperature of this body, इस body का average temperature होगा T1 plus T2 upon 2, that will be called as average temperature of the body. तो यहाँ पर जो होगा, it is nothing but, let me just correct this thing, यहाँ पर जो temperature difference होगा वो कौन सा temperature difference होगा, it is average temperature of the body minus its temperature over the surroundings. So T0 is the surrounding temperature. Now this being a hot body, this being a hot body, ये जो hot body है समझो कि hot cup of tea है, so this will start giving the heat in the outward, the surroundings को this will start losing the heat. Are you understanding what I'm saying there? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So this way it will lose the heat to the surroundings, isn't it? This way it will lose the heat to the surroundings. So this whatever is the ms delta t मतलब T1 minus T2 is equal to K into T average minus T0. So this is Newton's law of cooling. और अब हम देखेंगे तीसरा लॉ,
तीसरा लॉ दैट इज स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफेंस लॉ या इसको कई बार स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इट सेज दैट एनर्जी रेडिएटेड, अब एनर्जी अगर हॉट बॉडी है तो दिस विल स्टार्ट रेडिएटिंग द हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप हीट रेडिएट करता शुरू हो जाएगा, isn't it? So the energy radiated per unit area per unit time, energy radiated by the body, energy radiated per unit area per unit time, per unit area per unit time is equal to or is proportional to the fourth power of its absolute temperature। absolute temperature मतलब उसका केल्विन स्केल होना चाहिए, absolute temperature मतलब उसका केल्विन स्केल में होना चाहिए। नाउ दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होगा, सो इस एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको मैं लिखूंगा हीट डिवाइडेड बाय एरिया एंड डिवाइडेड बाय टाइम, इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ, ये स्टीफेंस लॉ है। ओके, एंड दिस ये जो है सिग्मा क्यू अपॉन ए डी, इसे ई भी कहते हैं, दिस इज नथिंग बट द एमिसिव पावर, इसे एमिसिव पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हीट कंडक्शन से रिलेटेड, हीट फ्लो से रिलेटेड कुछ बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। नाउ लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें मैं न्यूटन्स लॉ यूज करने वाला हूँ। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो वो मैं यूज करके इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। Yes, डू यू sir. ऑल अंडरस्टैंड दैट? हाँ, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा। अ पैन, नो दिस वाज द बेसिक्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। A pan filled with hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 डिग्री सेल्सियस। चलिए, ये अगर एक पैन है समझिए, द पैन is carrying some hot food, it is cooling from T1 is equal to 94 degrees Celsius to T2 is equal to 86 degrees Celsius in 2 minutes time. The time taken for this is 2 minutes. Okay. When the room temperature, हाँ देखिए ये पैन का टेम्परेचर दिया है, लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर T0 बोलेंगे उसको, इस 20 डिग्री सेल्सियस। So whenever they mention you about the room temperature, और यहाँ पर जो है pan is cooling itself, so necessarily it is convection involved here, and in this convection problem, इस convection के problem में we will be making use of Newton's law of cooling, Newton's law of cooling। ठीक है, तो time taken to cool from 71 डिग्री सेल्सियस to 69 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ से वो आगे कूल होता है वैसे ही, so it is from 71 डिग्री सेल्सियस to 69 डिग्री सेल्सियस। क्या किया जाएगा इसके लिए? ठीक है, we will be making use of Newton's law of cooling। So let's say रेट ऑफ, हमने क्या देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब Q अपॉन T। और
यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन मैं इसमें बता रहा हूँ. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर माने मतलब दिस इज चेंज इन द टेम्परेचर. आई कॉल दिस एज डी टी बाय डी टी. ये टेम्परेचर है और ये टाइम है. ठीक है, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज टाइम. एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू टी एवरेज माइनस टी जीरो. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखना चाहूंगा. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में मैं उसको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी बोल सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से रेट लॉस होता है उसी हिसाब से टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा इस बॉडी का. सो इट इज नथिंग बट डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी एवरेज माइनस टी जीरो. नाउ दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू. यहाँ पर मुझे t फाइंड आउट करना है. इज दिस ओके? ऑलराइट. नाउ लेट अस सी हियर what is the fall of temperature in the first case. If I'll apply this formula for the first case, so the fall of temperature is dt, that is 94 minus 86 divided by time taken is 2 minutes. तो 2 minutes को मैं 2 into 60 ऐसा लिखूंगा. ठीक है, is equal to k into what is the average temperature. इसका average temperature है 94 plus 86 upon 2 minus the surrounding temperature of 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इस तरीके से मैंने फर्स्ट केस में उसको अप्लाई किया. अब वही चीज अगर मैं उसको सेकंड केस में अप्लाई कर दूं, तो व्हाट इज द फॉल ऑफ टेम्परेचर. 71 माइनस 69 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मुझे पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है. इज इक्वल टू के इंटू दोनों का एवरेज. 71 एंड 69 का एवरेज होता है 70, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, माइनस 20. Now let us divide both these. इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं. Divide both these equations and we get there. Well, this will give me, बोलिए, this will give me 94 86 कितना आएगा. 86 98 8 upon 2 into 60 is equal to k into दोनों का एवरेज कितना आएगा 90. 90 minus 20 is 70 divided by यहाँ पर आएगा 71 minus this is 2 by t and here this is k into 50. Now this k gets cancelled, this 0 gets cancelled, 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and 2 30 ja. तो गया ये t will go up there. So this will basically give me t upon 30 is equal to 7 upon 5 5 6 are. So t is equal to 42 seconds. कितना टाइम लगेगा उसको कूलिंग होने के लिए. 42 seconds. So the answer is D. The answer is D. It will take 42 seconds. Any doubts about this? Is this okay? Yes, Did you sir. understand this? Did you understand? ये फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको. The formula which I modified here, ये जो फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, तो उसके लिए 12th में हमें मैथ्स में भी ये देखना पड़ेगा. ओके, जैसे डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी एवरेज माइनस टी जीरो. This is the average temperature and this is the surrounding temperature. Is that clear to you all? Did you understand that? Hello? Yes. Yes, Okay. sir. I'll go for the next question now. I'll go for the next question. चलिए, question number, I'm trying to search the problem of the same type, लेकिन नहीं दिया है यहाँ पे. कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम. Let's go for the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 45. ये कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है. It's a nice question based on conduction. This is based on conduction. Hmm.
यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जो एक्सप्लेन किया था वो यूज करना पड़ेगा. लेट्स सी क्या दिया है यहाँ पे. वेल इट सेज 2 bars of the same length. तो दोनों का लेंथ सेम है. मैं ये डायग्राम यहाँ पे दोबारा कॉपी करना चाहूंगा एक्चुअली. जी. 2 bars of the same length. तो दोनों का लेंथ सेम है. L1 and L2 they are equal. L1 is equal to L2. But different thermal conductivities K1 and K2 are joined end to end in the figure. One end of the compound bar is at temperature T1 and the opposite end is T2. The temperature of the joint or junction इसका temperature पूछा गया है. We are asked to find out what is the temperature of the junction. Well, question समझ में आ गया आपको? Question समझ में आ गया आपको? Now let me say that this temperature is T0. ऐसा मान के चलते हैं. ठीक है. और ये जो लेंस है उसको मैं L ही बोलूंगा. L, not L1, L2 ऐसा नहीं बोलेंगे. Let me call this as L. L, and this is also L. And the junction temperature is T0. So I'll call this therefore heat conduction. Apply law of heat conduction for the first bar. For first bar, अगर मैं apply करता हूँ, तो what is the rate of heat flow or the amount of heat flow? I'll say Ka upon L. अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी. इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मैंने बताया था आपको इन द फर्स्ट लेक्चर. सेकंड लेक्चर में बताया था मैंने आपको. इट वाज आई थिंक द सेकंड लेक्चर जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी एक्सप्लेन किया था. आई हैड एक्सप्लेन यू अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी फॉर द थर्मल सर्किट. थर्मल सर्किट के लिए इलेक्ट्रिकल एनालॉजी कहाँ एक्सप्लेन किया था. एक्सप्लेन टू द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था मैंने आपको. या ये रहा इलेक्ट्रिकल एनालॉजी. दिस आई हैड एक्सप्लेन यू कि थर्मल रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं. प्लीज चेक दिस कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम V1. यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है. दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड दिस इज द थर्मल सर्किट. तो जब करंट फ्लो होता है तो वी गेट द ओम्स लॉ. R इज इक्वल टू V अपॉन I. V मतलब V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द करंट. वैसे ही यहाँ पर अगर मैं हीट फ्लो के लिए इक्वेशन लिखूंगा Q अपॉन T इज इक्वल टू K T1 माइनस T2 अपॉन X. तो यहाँ पर उसको अगर मुझे थर्मल रेजिस्टेंस के तहत लिखना है, थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय X अपॉन Ka, that is equal to this. So the thermal resistance is nothing but X. X is the length, thermal conductivity and area. This is the thermal resistance. याद रखिए ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था. इसमें अगर मैं इसमें लिखना चाहता हूँ तो what is the thermal resistance R thermal for the first rod? It is equal to L upon K1 into A. And thermal resistance of the second one is nothing but the same length, different thermal conductivity, but same area. This is what we get there, isn't it? This is what we get there. And so this is the thermal conductivity के लिए अगर thermal resistance लिखो तो. और अगर मैं rate of heat flow लिखूं, that is equal to Q upon T, जिसे मैं कहूँगा H, the rate of heat flow Q upon T is equal to K1 A. It is T1 minus T0 because the heat is taking place. See, the heat is flowing here. यहाँ से यहाँ पर हीट फ्लो हो रहा है, इधर से इधर तक. इट्स फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. और जहाँ जितना जो भी कुछ हीट आ रहा है यहाँ पे वो पूरा का पूरा हीट आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. सो लेट मी अप्लाई द हीट कंडक्शन, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. मेरे ख्याल से थर्मल कंडक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मैं इरेज कर लेता हूँ. आई डोंट नीड दिस. फॉरगेट अबाउट दिस थर्मल कंडक्टिविटी. आई डायरेक्टली अप्लाई द फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. So this is K1A T1 minus T0 upon L. And वही होगा इधर भी. It is nothing but K2A T0 minus T2 क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा और इसका सबसे कम होगा टेम्परेचर. T0 minus T2 upon L. तो इसमें A upon L gets cancelled. A upon
L gets cancelled और मुझे चाहिए T0। अगर T0 मुझे चाहिए तो तो क्या करेंगे हम लोग? I'll say this is K1 T1 minus K1 T0 is equal to K2 T0 minus K2 T2. I want T0, so I'll transfer this on the other side और ये उधर चला जाएगा। So यहाँ से मैं T0 कॉमन ले लूँगा, तो ये भी K2 minus K1, K2 minus K1 और ये उधर चला जाएगा। नहीं, मैं इसको उधर भेज दूंगा, ऐसे भेज देंगे इसको, उल्टा किया मैंने, तो T0 वाला टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस विल बिकम, दिस विल बी, क्या बन जाएगा ये? K1 T1 plus K2 T2 is equal to T0 common K2 plus K1, and therefore this will give me T0 is equal to K1 T1 plus K2 T2 divided by K1 plus K2, K1 plus K2, and that is option A। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। आई थिंक दिस इज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम। एनी डाउट्स अबाउट दैट? आई थिंक विल टेक अ लंच ब्रेक करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। So after this we'll go for the next question, question number 46. In the question 45, the equivalent thermal conductivity, equivalent thermal conductivity that we want to find out. We need to find out what is the equivalent thermal conductivity. Yeah. तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यूज करूंगा। I would like to use the electrical analogy in this case. Okay. Because यहाँ पर अगर मैं if I use the electrical analogy here, इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूं, if I use this diagram here, check here now. इस डायग्राम को अगर हम देखें, या तो हीट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो यहाँ पर है पहला थर्मल रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पर है दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस, एंड बोथ दीज रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज हियर, isn't it? तो व्हाट इज आर थर्मल 1? आर थर्मल 1 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज गिवन बाय व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस? यस, प्रीवियस लेक्चर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। कहाँ गया? इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, थर्मल कंडक्टिविटी, कैलोरीमेट्री से पहले किया था, ये फर्स्ट लेक्चर में शायद होता है। हाँ, दिस इज आर थर्मल इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। आर थर्मल इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। सो दिस इज एल अपॉन के वन ए एंड आर थर्मल 2 is equal to L upon K2A। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा उसका, R thermal equivalent is equal to R1 plus R2। तो R thermal equivalent जो होगा that is nothing but 2L, क्योंकि इसको कंबाइन करके लेंथ हो जाएगा उसका 2L अपॉन K equivalent into A is equal to R1 plus R2, मतलब L upon K1A plus L upon K2A। इसमें से L upon A gets cancelled throughout and this will give me 2 upon K equivalent is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. So that will give me
K2 upon K equivalent is equal to K1 plus K2 upon K1 K2, and that will give me K equivalent is equal to 2 times K1 K2 upon K1 plus K2, and that is answer is B. Please check whether this is clear to you all. Okay, so यहाँ पर हमने electrical analogy use किया. This is behaving like the thermal resistance of the first part, thermal resistance of the second part. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. Is this okay? I'll go for the next question now. अगले question की तरफ बढ़ते हैं. Yep. चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं. So that was question number 46. I'm going for question number 47 now. Question number 47. Yeah. Consider a composite slab. Consider a composite slab of two different materials having equal thickness and thermal conductivity K and 2K respectively. Equal thickness है इनका. चलिए देखते हैं. This is called as composite slab. ये है एक slab और ये है slab number 2. तो दोनों का thickness same है. So let us say L is the thickness of each of these, and thermal conductivities are K and 2K respectively. Okay. The equivalent thermal conductivity of the slab is. अब देखिए इसका जो इक्विवेलेंट स्लैब होगा वो मैं कुछ इस प्रकार एज्यूम करूंगा. लेट अस से दिस इज द इक्विवेलेंट स्लैब. दिस इज द इक्विवेलेंट स्लैब. ठीक है, जिसका लेंथ होगा 2L, मतलब थिकनेस होगा 2L, और उसका जो एरिया होगा, लेट मी टॉक अबाउट द एरिया हियर. एरिया जो होगा वो भी सेम ही रहेगा ना उसका. विल हैव द सेम एरिया. सी विल हैव द सेम एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, वो सेम ही रहेगा ना इसका, इस तरह से. सो दिस विल बी दैट एरिया, और सबका एरिया सेम ही रहेगा. ये इज द एरिया. Now once again they are having the, वही मैं थर्मल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यूज करूंगा कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो एंड इसका थर्मल रेजिस्टेंस दोनों का मिला के यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस मुझे बन रहा है. सो आई कॉल दिस थर्मल रेजिस्टेंस इज R1 एंड दिस इज R2, इजंट इट? ये इसको मैं R1 और R2 कंसीडर करूंगा. देखिए ऐसे. तो व्हाट विल बी R1 हियर? R1 is equal to L upon Ka, and R2 is equal to L upon 2Ka, और इसका होगा R equivalent thermal resistance is equal to 2L upon K equivalent into A. ठीक है, and I know that this is a series circuit, so series circuit इसलिए R equivalent is equal to R1 plus R2. तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मतलब मैं इलेक्ट्रिकल के रिजल्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के रिजल्ट्स, इजंट इट? इसीलिए इसको एनालॉजी कहते हैं. चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं. आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2L अपॉन, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 2L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A. R1 is L upon Ka and R2 is L upon 2Ka. तो मेरे ख्याल से L upon A gets cancelled throughout. So what do you get there? This will become 2 upon 2K plus 1 upon 2K is 3 upon 2K. Okay, is equal to 2 upon K equivalent, and that gives me K equivalent is equal to 4K upon 3 is equal to 4K upon 3. So D is the answer here.
इज दिस ओके? ये रहा आंसर, डी इज द आंसर। समझ में आ गया? दिस वाज आल्सो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। तो यहाँ पर जरूर इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है यहाँ पे भी, कि द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में आर थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय एल अपॉन के ए। ये फार्मूला याद रखो, बाकी सब इजी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। यप, क्या दिया है यहाँ पे? टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, two rods of equal length and diameter, the lengths are also same and diameters are also same, having thermal conductivity 3 and 4 units respectively, if they are joined in series। सीरीज मतलब, सीरीज का मतलब वही है कि भाई ये है पहला रॉड और ये है दूसरा रॉड, जिनका डायमीटर वगैरह सेम है, इनका डायमीटर सेम है, लेंथ भी सेम है, so they are connected end to end, so heat flow is taking place like this। और उसका इक्विवेलेंट रॉड जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, इक्विवेलेंट रॉड। सो लेट मी से दिस इज द इक्विवेलेंट रॉड, लेकिन उसका लंबाई तो 2L होगा, नो डाउट अबाउट दैट। दिस इज द इक्विवेलेंट रॉड, इक्विवेलेंट रॉड विच इज हैविंग लेंथ 2L। वेल, इन दोनों का लेंथ अगर हम देखेंगे तो ये है L, L डायमीटर इज D, तो इसका भी डायमीटर D ही रहेगा। इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी आर 3, K1 is equal to 3, K2 is equal to 4, and I want to find out what is K equivalent is equal to। तो बस वही है, यहाँ पर मुझे इसका थर्मल सर्किट करना पड़ेगा। सो दिस विल हैव द फर्स्ट थर्मल रेजिस्टेंस एंड दिस विल हैव द सेकंड थर्मल रेजिस्टेंस। द फर्स्ट थर्मल रेजिस्टेंस R थर्मल 1 is equal to L upon K1A and R thermal 2 is equal to L upon K2A, और यहाँ पर होगा R equivalent is equal to 2L upon K equivalent into A। डायमीटर सेम है तो एरिया सेम होगा इसका। एंड I know that R equivalent is equal to R1 plus R2। now R equivalent is equal to 2L upon K, this is 2L upon K equivalent into A is equal to L upon K1 is 3A plus L upon 4A। so once again L upon A gets cancelled like always। what is this going to give me? This will give me 2 upon K equivalent is equal to 4 plus 3, 7 upon 4, 3 are 12। so what is K equivalent is equal to 24 upon 7, तब 3 21, 3 30, 28, 20, 7 to the, so it will be 3.43। A is the answer। is this clear to you all? Same, once again it is based on the electrical analogy। I hope this is clear to you all। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, any doubt so far? Any doubt so far? Is that clear? क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। yes, so this is question number 49। three metals, three metal rods, three metal rods of same material। यार इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम चाहता हूँ, तो I'll just change this a bit। so these are the three rods we're talking about, three metal rods of same material, identical on all the respects। तो तीनों भी सेम मटेरियल के बने हैं। सेम मटेरियल मतलब K is same, थर्मल कंडक्टिविटी is same।
Identical in all the respects are joined as shown in the figure. The temperatures at the ends are maintained as indicated 0, 90 and 90. Okay. Assuming no loss of heat from the curved surface of the rod. मतलब जो along the length ही वो जो हो रहा है. The temperature at the junction X is. So let me say this temperature is T. वही पूछा गया है. Okay. So let me call this is X. तो इसको मैं Y बोलूँगा. I'll call this as Y. This is Z. And this is W. These are the ends. Now the heat current from Y to X. I'll like to write down what is the heat current from Y to X. Yeah. I'll call this as H1. So I'll say heat current from Y to X, which is denoted by H1, and that is equal to heat current का मतलब है Q upon T, rate of heat flow, which is equal to K A delta T. Delta मतलब T1 minus. So this is at higher temperature, this is at lower temperature. So it will become 90 minus 0, 90 minus T upon length. उसका length है L. I'll say L is the length. I hope this is clear. ठीक है. Similarly, I'll find out what is the heat current from Z to X. अब ये identical होगा रे. This will be identical. H2. That is also equal to heat current from Z to X. क्योंकि ये symmetrical है इसलिए identical होगा. So let me call this as H2. This is H2. अब ये दोनों मिलके इसको हीट करेगा और ये इधर भेज देगा हीट करंट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस नाउ. दैट इज इक्वल टू हीट करंट फ्रॉम X to W, क्योंकि ये यहाँ से हीट इधर भेजेगा तो दिस हीट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और पास्ड ऑन फर्दर, और वो हीट यहाँ पर ऐसे पास होगा यहाँ पे. लेट मी कॉल दिस एज H3. so I'll call this as heat current from X to W. I'll call this as H3. That is equal to K into A into T minus 0 upon L. Now let me write down the heat balance equation. हीट बैलेंस मतलब ये दोनों इकट्ठा होकर जो भी हीट होगा वही हीट आगे पास किया जाएगा, isn't it? So what is the heat balance equation? Heat balance equation is given by H1 plus H2 is equal to H3, and that's it. ये इसको सॉल्व करना है, अपने को आंसर मिल जाएगा. Now let me solve this. Therefore what am I going to get here? ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा आगे तो that will give me H1 plus H2. It is 2 times, so it will be 2 times Ka into 90 minus T divided by L is equal to, ये हो जाएगा K A T upon L. So ये K A L gets cancelled because all are identical. अब क्या बचेगा फिर मुझे? It will become 90 to the 180 minus 2T is equal to T. Therefore T is equal to 6 3 60 degree. 60 degree Celsius. This is 60 degree Celsius. B is the answer. Any doubts about that? और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. B is the option there. Any doubts about that? Hello. Good. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question. Any doubts about this? Okay. अगले question. Let's go for the next question. It says, yeah, question number 50.
So this is basically based on the radiation. ये रेडिएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, but I'll solve it. यहाँ पे जो हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखा है, रेडिएशन स्टीफन्स लॉ, when a black body देखिए ये तीन लॉज जो है, या दीज आर द थ्री थिंग्स अबाउट द ब्लैक बॉडी जो हमें मालूम होना जरूरी है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है, देखिए, when the black body at temperature T is placed in an enclosure at temperature T0, the net heat energy radiated per second per unit area is given by this. Energy radiated by the surface of emissivity E, area A, time T. आपको मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले बता दूंगा, देन आई गो फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बाद में चला जाऊंगा, या तो फिर देखते हैं साइमल्टेनियसली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नाउ देखते हैं। नाउ स्टीफन्स लॉ इज दिस, एंड स्टीफन्स लॉ एंड दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। कि फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू। एक समझो कि एक बॉडी है, सपोज देयर इज अ बॉडी, ये ब्लैक बॉडी होना चाहिए। सपोज दिस इज अ बॉडी, ठीक है। दिस बॉडी इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेट मी कॉल दिस एज अ ब्लैक बॉडी। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी होता है कि उसके ऊपर जो भी कुछ एनर्जी इंसिडेंट होता है वो पूरा का पूरा गिव आउट कर देता है, मतलब इट्स एबिलिटी ऑफ रेडिएशन इज हाईएस्ट ब्लैक बॉडी। ओके, सो स्टीफन्स लॉ कहता है, स्टीफन्स लॉ कहता है emissive power of black body E is called as emissive power. So what is meant by emissive power? Emissive power is the amount of heat radiated, Q radiated, per unit area per unit time. Heat is measured in joules, area is measured in meter square, and this is in second. So this is the SI unit. It is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. मतलब emissive power of the black body is equal to Q upon AT is equal to sigma T raised to 4. Now this sigma is Stephen's constant. This is called as Stephen's constant. Okay, और इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, कितना होता है इसका वैल्यू? वेरी फनी नंबर, 5.67 into 10 raised to 8। ठीक है, ये उसका नंबर है 5678, ये उसका नंबर है सिग्मा का नंबर है, ये इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर ये ब्लैक बॉडी ना होते हुए दूसरा कोई बॉडी होगा जिसको हम ग्रे बॉडी बोल सकते हैं, सपोज दिस इज अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T एंड दिस इज अ ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी इज एनी अदर बॉडी, ग्रे बॉडी इज एनी अदर बॉडी, ब्लैक बॉडी छोड़ के जो होगा उसको ग्रे बॉडी बोलेंगे। तो वहां पर हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज एमिसिविटी, एमिसिविटी, emissivity, or it is also called as coefficient of emission. This is also called as coefficient of emission, and this is given by, this is denoted by कभी E बोलते हैं या epsilon बोलते हैं। It is emissive power of the body divided by emissive power of the black body, ऐसा होता है।
which are both are maintained at the same temperature. ठीक है, same temperature. So that is called as emissive power. Sorry, emissivity. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये बन जाएगा therefore E, that is emissive power of the given body, is equal to epsilon times EB. Epsilon times EB, right? Right. Now that is nothing but this is nothing but, अब ये emissive power क्या होता है इस बॉडी का, दिस इज Q अपॉन AT इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू EB के लिए हमको हमारे पास ऑलरेडी है ये, that is sigma T raised to 4 EB. And if I want the amount of heat radiated, amount of heat radiated, it is given by AT को मल्टीप्लाई कीजिएगा, Q is equal to एप्सिलॉन सिग्मा T raised to 4 into A into T. ये हो गया. अब यही दिया है उन्होंने फॉर्मूला, इधर देखिए, दिस इज द सेम फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड का सेम फॉर्मूला है. लेट मी जस्ट रिड्यूस द व्यू. हाँ, is it the same formula, sigma A T raised to 4 A into T? This is the amount of heat radiated. This is the amount of heat radiated. Is that clear? Now that is for the ordinary body. This I have written here for the ordinary body. और ये बॉडी समझो at temperature T है, so this will be giving out so much of heat. और सराउंडिंग इज एट व्हाट टेम्परेचर, द सराउंडिंग इज एट टेम्परेचर T0. तो ये बॉडी गिव आउट करेगा हीट and it will also receive the heat. So there is the heat exchange there. This is the heat given out, ये रहा, and it will receive the heat. What is the amount of heat received? Amount of heat received. क्योंकि radiation will be there from the surroundings also. So amount of heat received, it is nothing but QR. Q received. I'll call this as Q2 and this is Q1. Is equal to epsilon sigma T raised to 4 T0 raised to 4 A into T, ये होगा. सो व्हाट विल बी द नेट हीट एक्सचेंज देयर, क्योंकि ये हीट गिव आउट, समझो कि 100 उसने गिव आउट किया और 50 उसने लिया, तो व्हाट इज द नेट हीट गिवन आउट, इफ इट इज गिविंग आउट 100 जूल हीट and if it is receiving 50 joule heat, so what is the net heat exchange? Net heat exchange is 50 only, right? तो वैसे मुझे लिखना पड़ेगा, so what will be the net heat exchange? Net heat loss, net heat loss is equal to क्या बनेगा, is equal to Q1 minus Q2, Q minus Q2 and that is equal to क्या होगा, sigma epsilon sigma T raised A into T, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, एंड T raised to 4 minus T0 raised to 4. दिस इज व्हाट वी गेट देयर. ये रहा वो दूसरा वाला फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन लॉ, वो दोनों को भी आप स्टीफन लॉ ही बोल सकते हैं. देयर इज नो वे, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो चलिए, अब ये वाले फॉर्मूले हमें यूज करने हैं इस क्वेश्चन के लिए. सो लेट मी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं अब. 3 very large plates. Now let me just copy this question down. ये क्वेश्चन मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ यार. 3 very large plates. 3 very large plates of same area are kept parallel and close to each other. चलिए ठीक है, 3 plates है. They are of very large area. So I say this is the first plate. ठीक है. They are considered as ideal black surfaces. They are considered as ideal black surfaces. Okay, and have very high thermal conductivity. Thermal conductivity is very high. The first and the third are maintained at temperatures, first and the third, they are maintained at temperatures 2T and 3T respectively. इसका temperature 2T है और इसका temperature है 3T. The temperature of the middle plate under the steady state condition. Now what is meant by steady state condition? Steady state condition क्या होता है जी? Under the steady state condition मतलब steady state condition is that condition where heat in is equal to heat out. Heat
in is equal to heat out, it is called as steady state condition. मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर वो हीट अपने पास जमा करके रखेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन जितना हीट आ रहा है उतना हीट आगे अगर वो पास कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट, मतलब उसका टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द टाइम, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट कंडीशंस। अब देखिए होता हो कैसे रहा है यहाँ पे, इट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर कि विच इज द मोर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है। सो नाउ दिस इज गोइंग टू गिव द हीट हियर, और वो हीट आगे ये पास करेगा। सो दिस इज हीट इन एंड दिस इज हीट आउट, बस यही है, ये अपने को लिखना है। नाउ दिस टेम्परेचर, आई डोंट नो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस मिडिल प्लेट, तो ये जो मिडिल प्लेट है उसका टेम्परेचर मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। व्हाट टेम्परेचर, लेट मी से दैट टेम्परेचर इज टी, और वही टी मुझे फाइंड आउट करना है। सो देयर विल बी द हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज टू सरफेसेस। अब यहाँ पर द they have got very high thermal conductivity, high thermal conductivity मतलब there is the radiation taking place, तो radiation के लिए radiation अगर यहाँ पर हो रहा है, that means q in, what will be the value of q in, and q in is actually equal to q out, बराबर है क्या, q in is equal to q out. So let me just substitute here. Now ये black surfaces है, let me tell you about this thing कि भाई black surfaces है, तो black surface के लिए मैं कोई ये जो सिग्मा का वैल्यू होता है, दिस सिग्मा कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, तो यहाँ पर मुझे ब्लैक सरफेस के लिए ये इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा फॉर द ब्लैक सरफेस, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गो फर्दर। सो क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट, क्या इक्वेशन लिखा जाएगा यहाँ पर, क्यू इन के लिए मैं लिखूंगा सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा ए टी 3t 3t रेज टू 4 माइनस, मुझे इसको टी डैश या टी जीरो ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, टी जीरो रेज टू 4, ओके। सिग्मा ए टी 3t इज इक्वल टू क्यू आउट, तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन सिग्मा ए टी एंड दिस इज टी जीरो रेज टू 4 माइनस 2t ब्रैकेट रेज टू, इस तरह से। अब ये सिग्मा ए टी सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, this will become 3 3 the 9, 9 9 the 81, so 81 t raised to 4 minus t0 raised to 4 is equal to t0 raised to 4 minus 2 to the 4 4 the 16 t raised to 4, ये उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो 16 5 1 6 65 t raised to 4 is equal to 2 t0 raised to 4, और t0 raised to 4 is equal to 65 upon 2 t raised to 4. So what is the temperature? तो टेम्परेचर कितना होगा देखिए, 81 प्लस 26 होगा ना रे, सॉरी 81 प्लस 16 होगा, तो ये हो जाएगा 97 नहीं का, सो ऑलरेडी एक साथ 7 97, so this is 97, therefore this will give me T0 is equal to 97 upon 2 bracket raised to 1 upon 4 into T. Well, this is the temperature of that middle wala plate, 97 upon 2, fourth root of this, so that will be C is the answer here. Please check whether this is clear to all. ये 11th वालों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि सब थियरी मैंने आपको अभी अभी नया बताया है, लेकिन 12th वालों को ये आसान लग गया होगा क्योंकि उन्होंने ये 12th में थियरी पढ़ा हुआ है। Am I right there? हेलो हेलो, इज इट ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्शन के ऊपर बेस्ड अगला क्वेश्चन है। कंडक्शन आपको आसान लगेगा, रेडिएशन यू आर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, लेकिन अभी यहाँ पर एक ये दो ही क्वेश्चन थे, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वेल लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51,
a cubical thermocol ice box of side 20 centimeter of side 20 centimeter has a thickness 5 centimeter. If 5 kg of ice is put in the box, the amount of ice remaining after 10 hours is cubical thermocol ice box. Yeah, very nice question. It's a star question, स्टार वाला क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पे ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर. ठीक है. एंड थिकनेस उसका x बोल दीजिए, इसको x भी बोल दिया तो भी चलेगा, x. ओके. नाउ ये जो टोटल बॉक्स है, इस बॉक्स में एक सेकंड, ये रहा वो बॉक्स. ये वो बॉक्स है, समझो. नो, इट हैज गॉट 6 साइड्स, isn't it? 1 2 3 4 5 6. So the total area through which the heat enters, area through which heat enters is equal to A is equal to 6L square. Therefore A is equal to 6 into 0.2 to the 4 into 10 raised to minus 2, 24 into 10 raised to minus 2 meter square, or that is equal to 0.24 meter square. Is that clear? ठीक है. So this is the area through which the heat enters. Now इसका thickness भी दिया है यहाँ पे, isn't it? What is the temperature difference? देखिए यहाँ पे दिया है outside temperature T, it's 50 degrees Celsius, and the coefficient of thermal conductivity of this. अब देखिए हर एक जो सेक्शन है, हर एक उसका अगर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे वो थिकनेस है उसका, दिस इज 50 डिग्री सेल्सियस, और इस तरफ है वो 0 डिग्री सेल्सियस. द आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, isn't it? एंड फिर यहाँ से हीट ऐसे एंटर हो जाएगा इसको. इसका थर्मल कंडक्टिविटी हमको बताया गया है, K इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मोकोल इज 0.001 जूल पर सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस. ओके. Latent heat of fusion of ice is latent heat of fusion of ice, it is 335 into 10 raised to 3 joule per kg. ठीक है. these are all the things here given. चलिए अब हम चलते हैं इसको. या और टाइम कितना दिया है यहाँ पे, द टाइम इज फॉर 10 आवर्स. 10 आवर्स मतलब 10 into 3600, these many seconds, 10 into 3600 seconds. बराबर है क्या? Now what is the total heat entering through all the 6 phases? Total heat entering, total heat entering from all the 6 phases. All 6 phases के यहाँ से जो heat enter हो रहा है, that is given by K Q is equal to K A T1 minus T2 into T, T1 माइनस T2 इंटू टी, क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो Q अपॉन T होता है, तो दिस विल बी, ये जो नीचे का T मैंने इधर ट्रांसफर किया, डिवाइडेड बाय X.
divided by x, that is given by, that is equal to, देखिए k, what is k here, k is given here 10 raised to minus 2 इंटू एरिया. अब देखिए हर एक एरिया से वो एंटर हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी पहले 6 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ. सो दिस आंसर इज लाइक 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री से, सॉरी 50 एंड 0, मतलब 50 का है पे टेम्परेचर डिफरेंस. एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 3.6 इंटू 10 रेज टू 3 और 1 4, 3.6 into 10 raised to 4, whole thing divided by x. What is the thickness here? The thickness of this slab is 5 centimeter. 5 centimeter, 5 into 10 raised to minus 2 meter. 5 centimeter, this is 5 into 10 raised to minus 2 meter. Now this is equal to अब इन्होंने क्या बोला है कि what is the temperature, ना क्या पूछा है इन्होंने, what is the question they are asking? The amount of ice remaining after 10 hours is, amount of ice remaining, 5 kg of ice is put there. Okay, तो let m kg of ice melts, हम बोलेंगे let m kg ice melts. तो मुझे टोटल 5 kg जो है उसमें से m kg मेल्ट हो गया, बराबर है क्या, isn't it? तो let us say what is, ये जो पूरा का पूरा हीट है, this heat is utilized in melting m kg of ice, so it will be m into the latent heat of fusion. तो मुझे ये m ही चाहिए, मुझे ये m चाहिए. so amount of ice remaining क्या होगा, amount of ice remaining, it is given by remaining is equal to 5 minus m, वो मुझे पूछा गया है. तो let us simplify this. LF तो मुझे पता है, LF, the latent heat of fusion is given to be 335 into 10 raised to 3. So this is equal to m into 335 into 10 raised to 3. Everything is in SI unit set now. सेंटीमीटर को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे m यहाँ से मिल जाएगा. लेट्स वर्क इट आउट नाउ. व्हाट इज m इज इक्वल टू, कैलकुलेशंस करने हैं बस मुझे यहाँ पे. देखिए मैं इसको लिखूंगा 2.4 इंटू 5 इंटू 3.6 इंटू 10 के पावर्स देखिए, -2 -1 +1, -1 +1 गया क्योंकि मैंने इधर 5 लिखा है, so will be -2 + 4 is 2, divided by this will become 5 into 335 क्योंकि ये डिवाइड करेगा, and 10 raised to 3 minus 1, 3 minus 2 is 1, तो इसमें से सिर्फ 10 raised to 1 बचेगा, 10 raised to 1 बचेगा. 5 gets cancelled here. Let me simplify this further. ये 10 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कहीं पे, so this will become 24 into 36 into 10 raised to minus 1 divided by 335. ओहो, अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से. चलिए किससे डिवाइड कर लेंगे हम, यहाँ पे इसको बोल देंगे भाई 12 2 ज़ा 24, 12 24 24 55 55 8 ज़ा ऑलमोस्ट, ठीक है. फिर ये हो जाएगा 214 ज़ा, या ऑलमोस्ट. now this is like 7 2 ज़ा 14 1 ज़ा 2 ज़ा
So this is approximately 0.257 kg. This is approximately 0.257 kg. So what is the amount of ice left? Amount of ice left क्या होगा? 5 minus 0.257. What is the amount of ice left? I think 4.74 kg amount of ice is left. 4.7. क्या बात है? Correct है. C is the correct answer. And that's it. This was again based on the calorimetry. Calorimetry है और इसमें heat transfer भी है conduction से. बराबर है? So both are there in this. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Any doubts about that? I can mark this as a half star problem. अच्छा क्वेश्चन था. This was a good question. मुझे लगता है अभी हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे फिजिक्स के लिए. I'll switch over to maths now.